पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा इस डीप डाइव गहन विश्लेषण व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले जरा एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना कीजिए। हाँ, बताइए। मान लीजिए मुंबई या दिल्ली की चिलचिलाती धूप में एक निर्माण स्थल पर काम करने वाला एक प्रवासी मजदूर है। बिल्कुल। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसके हाथ में कुछ नकद रुपए आते हैं। बिल्कुल, जो उसकी दिन भर की मजदूरी होती है। एग्जैक्टली। और उसका परिवार हजारों किलोमीटर दूर, शायद बिहार या ओडिशा के किसी छोटे से गांव में है। अब परिवार को किसी आपातकालीन स्थिति के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। ये तो बहुत ही आम समस्या है हमारे देश में। हाँ, लेकिन उस मजदूर के पास देखिए, ना तो कोई स्थानीय पते का प्रमाण है, ना कोई बैंक खाता है और ना ही कोई आधुनिक स्मार्टफोन। तो अब सवाल यह है कि वो सूरज ढलने से पहले अपनी मेहनत की कमाई अपने परिवार तक कैसे पहुंचाएगा। इसी जमीनी और व्यावहारिक चुनौती के समाधान से ही तो हमारी आज की चर्चा की नींव पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा पूरी तरह से पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा प्रदान किए गए व्याख्यान 07 उत्पाद और सेवाएं, जिसे हम लेक्चर 07 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कहते हैं। हाँ, उसकी उत्कृष्ट जानकारी पर आधारित है। जी, जो भी उम्मीदवार पोस्ट ऑफिस विभागीय प्रमोशनल परीक्षाओं जिन्हें हम LDC एग्जामिनेशंस कहते हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स मील का पत्थर साबित होते हैं। एकदम सही। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य मिशन भी यही है, यह समझना कि कैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जिसे हम IPPB के नाम से जानते हैं, और डाक विभाग का जो विशाल बुनियादी ढांचा है, वो कैसे मिलकर भारत के सबसे दूर दराज के इलाकों को आधुनिक वित्तीय प्रणाली के साथ जोड़ रहा है। हम सिर्फ सेवाएं नहीं गिनाएंगे, बल्कि हम उस तकनीक की गहराई में जाएंगे कि ये चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। तो स्रोत में दिए गए हर एक तथ्यात्मक और सांख्यिकीय बिंदु का तार्किक विश्लेषण होगा। बिल्कुल, ताकि LDCE परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलिए उसी प्रवासी मजदूर की कहानी पर लौटते हैं। पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था में तो बिना KYC और बिना खाते के फंड ट्रांसफर लगभग असंभव ही है। हाँ, बैंकों के नियम बहुत सख्त होते हैं। सही बात है। लेकिन स्रोत सामग्री में इस समस्या का समाधान एक कैश टू अकाउंट डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर या DMT के रूप में बताया गया है, जो वॉक इन ग्राहकों के लिए है। जी, वॉक इन ग्राहक यानी जिनका कोई खाता नहीं है। वही तो मेरा सवाल है। यदि किसी का IPPB में कोई खाता ही नहीं है, तो सिस्टम उसकी पहचान कैसे करता है? भौतिक नकद डिजिटल रूप में कैसे बदल जाता है? ये तो ऐसा है जैसे हर डाकघर को एक जादुई टेलीपोर्टेशन मशीन में बदल दिया गया हो। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है आपकी। देखिए, इस प्रणाली की तकनीकी रूपरेखा बहुत ही सरल है। जब कोई ऐसा वॉक इन ग्राहक किसी डाकघर जाता है, तो उसे पैसे भेजने के लिए खाते की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। हाँ, और इसे वन टाइम पासवर्ड यानी OTP के जरिए प्रमाणित किया जाता है। बस ये मोबाइल नंबर ही उस प्रेषक की अस्थायी डिजिटल पहचान बन जाता है। कोई झंझट नहीं। बिल्कुल नहीं। प्रेषक अपना नकद डाकघर के काउंटर पर या किसी ग्रामीण डाक सेवक, जिसे हम GDS कहते हैं, उनको सौंपता है, और सिस्टम तुरंत उस नकद के समतुल्य डिजिटल मूल्य को गंतव्य बैंक खाते में IMPS या NEFT के जरिए ट्रांसफर कर देता है। वाह। और नोट्स के अनुसार ये सुविधा पूरे भारत में 1,26,000 से अधिक एक्सेस पॉइंट्स पर उपलब्ध है। हाँ, 1.36 लाख एक्सेस पॉइंट। ये आंकड़ा बहुत विशाल है। देश के कई बड़े वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाएं भी मिला दें तो भी शायद इतनी नहीं होंगी। और अगर किसी को ज्यादा रकम भेजनी हो तो उसके लिए भी विकल्प है। अगर अधिक राशि भेजनी है तो वो ग्राहक आधार और पैन कार्ड दिखाकर इसी मोबाइल पंजीकरण को फुल KYC में अपग्रेड करवा सकता है। समझ गया। अब अगर शुल्क की बात करें तो स्रोत सामग्री बताती है कि इस DMT लेनदेन का शुल्क लेनदेन मूल्य का 1% है। जी, 1%। जिसमें एक न्यूनतम सेवा शुल्क भी है जो 10 रुपए निर्धारित हैं, और इसी में लागू GST और सेस भी शामिल हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के लिहाज से। मैं सोच रहा था कि ये न्यूनतम 10 रुपए का नियम क्यों रखा गया है। शायद इसलिए क्योंकि जब UPI जैसी मुफ्त सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी
हर डिजिटल लेन-देन को प्रोसेस करने की एक निश्चित तकनीकी लागत तो होती है। एग्जैक्टली भले ही आप 50 रुपए क्यों ना भेज रहे हो, सर्वर की लागत, नेटवर्क कनेक्टिविटी और डाक विभाग का जो परिचालन खर्च है, इन सबको कवर करने के लिए एक न्यूनतम सीमा तो चाहिए ही। बिल्कुल, एक बेस लिमिट आवश्यक है। अब जब हम पहचान और फुल केवाईसी की बात कर ही रहे हैं, तो आधार का जिक्र आना तो स्वाभाविक है। हाँ, आधार तो अब हर चीज का आधार बन गया है। सही कहा। आज के समय में सरकारी सब्सिडी जैसे एलपीजी पहल योजना हो, मनरेगा की मजदूरी हो या कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, मतलब सब कुछ आधार से जुड़ा है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नोट्स के अनुसार आईपीबीबी अपने 650 शाखाओं, 1.36 लाख से अधिक डाकघरों और 2 लाख से अधिक डाकियों व ग्रामीण डाक सेवकों के नेटवर्क के माध्यम से सीधे घर के दरवाजे पर आधार मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा दे रहा है। जी। और इसका शुल्क मात्र 50 रुपए, जिसमें सभी टैक्स शामिल हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि लोगों को आधार केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता। बिल्कुल। और इसी में एक और सेवा का उल्लेख है, CELC, मतलब चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। जी, CELC। अगर मैं इस लाइट शब्द के पीछे का लॉजिक लगाऊं, तो ये विशेष रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि छोटे बच्चों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियां पूरी तरह विकसित नहीं होती हैं। तो इसलिए शायद पारंपरिक भारी मशीनों की बजाय इस लाइट एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। क्या मेरा ये अनुमान सही है? ये अनुमान तकनीकी रूप से 100% सही है। UIDAI द्वारा विकसित ये CLC एक एंड्रॉयड आधारित लाइट एप्लीकेशन है। अच्छा, एंड्रॉयड आधारित है। हाँ, चूंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा स्थायी नहीं होता, वो उम्र के साथ बदलता है। हाँ, वो तो है। इसलिए इस ऐप के जरिए बच्चों के बायोमेट्रिक्स लिए ही नहीं जाते, केवल बच्चे की एक तस्वीर ली जाती है। बस एक तस्वीर? तो फिर पहचान सुरक्षित कैसे होती है? उसके लिए माता-पिता में से किसी एक का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है। इसे संबंध का प्रमाण या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं, शॉर्ट में POR। ओहो, POR मतलब माता-पिता के फिंगरप्रिंट से बच्चे का एनरोलमेंट। बिल्कुल। ये प्रक्रिया इतनी हल्की और तेज है कि इसे एक साधारण स्मार्टफोन या टैबलेट पर आसानी से पूरा किया जा सकता है। ये सुविधा तो बेहतरीन है, लेकिन मेरे दिमाग में एक गंभीर तकनीकी शंका पैदा हो रही है। कैसी शंका? देखिए, गांव के किसी सुदूर इलाके में एक डाकिये के हाथ में मौजूद मोबाइल डिवाइस पर अपना या अपने बच्चे का आधार अपडेट करना, क्या ये सुरक्षित है? सुरक्षा का सवाल तो उठता ही है। हाँ, मतलब लोग सोच सकते हैं कि उनका बायोमेट्रिक डेटा उस मोबाइल डिवाइस में सेव हो जाएगा और चोरी हो सकता है। देखिए, सुरक्षा के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जी बताइए। CELC एप्लीकेशन या IPB-PPB का कोई भी माइक्रो ATM डिवाइस डेटा को कभी भी स्थानीय रूप से यानी लोकल स्टोरेज में सहेजता ही नहीं है। अच्छा, डिवाइस में कुछ सेव नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जैसे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उंगली रखी जाती है, डेटा तुरंत एन्क्रिप्ट हो जाता है। और ये एन्क्रिप्टेड डेटा एक सुरक्षित टनल के माध्यम से सीधे UIDAI के केंद्रीय सर्वर तक पहुंचता है और डाकिया या उसका उपकरण मतलब केवल एक कंडक्टर या माध्यम की तरह काम करता है। वाह। उनके पास उस डेटा को डिकोड करने की कोई चाबी नहीं होती, इसलिए डेटा चोरी होने का कोई जोखिम है ही नहीं। तो मूल रूप से वो डिवाइस सिर्फ एक सुरक्षित पुल है जो सीधा सरकारी सर्वर से जुड़ता है। एग्जैक्टली। इस तर्क को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, तो यदि एक डाकिया उस सुरक्षित पुल के जरिए आधार अपडेट कर सकता है, हाँ, तो वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी CBS से जुड़कर पूरा का पूरा बैंक ही घर क्यों नहीं ला सकता? और नोट्स देखने पर पता चलता है कि वे बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, जिसे डोर स्टेप बैंकिंग या DSB कहा गया है। ये तो मतलब बैंकिंग के लिए स्विगी जैसा हो गया, जो समय और यात्रा की लागत बचाता है। बिल्कुल। डोर स्टेप बैंकिंग ने ग्रामीण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो मतलब बैंकिंग के मायने ही बदल दिए हैं। इसमें क्या क्या सेवाएं मिलती है? इसके तहत नया खाता खोलना, नकद जमा करना या निकालना, फंड ट्रांसफर करना, बिल भुगतान, ये सब होते हैं। और इतना ही नहीं, APPB
यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए ग्राहक आईपीपीबी के अलावा किसी अन्य बैंक में मौजूद अपने खातों तक भी पहुंच बना सकते हैं। मतलब अगर मेरा खाता एसबीआई या पीएनबी में है तो भी? हाँ, बस आपका वो खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। डाकिया घर आकर आपको आपके एसबीआई खाते से भी पैसे निकाल कर दे सकता है। ये तो अद्भुत है। अब अगर परीक्षा के नजरिए से देखें तो इसके बुकिंग नियम बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। नोट्स बताते हैं कि ग्राहक T+2 से लेकर T+10 दिनों तक की बुकिंग कर सकते हैं। जी। यहाँ T का अर्थ है लेन देन या अनुरोध का दिन, और सेवा का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच का होता है। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे उसी दिन यानी T+0 या अगले दिन T+1 के लिए क्यों नहीं रखा गया? आप सोचिए ऐसा क्यों होगा? शायद इसलिए क्योंकि ग्रामीण डाक सेवकों को अपने रूट की योजना बनानी होती है। मीलों दूर तक साइकिल या पैदल सफर करने के लिए एक तार्किक समय सारणी तो चाहिए ही होगी ना। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और मार्ग नियोजन इसका मुख्य कारण है। अच्छा। देखिए, डाक विभाग का प्राथमिक काम आज भी डाक पहुंचाना ही है। इसलिए डीएसबी अनुरोधों को T+2 से T+10 की विंडो में रखकर डाकघर अपने संसाधनों का अनुकूलन कर पाते हैं, ताकि नियमित डाक वितरण प्रभावित न हो। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प सांख्यिकीय तथ्य ये है कि वर्तमान में इस डोर स्टेप बैंकिंग सेवा के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नील चार्जेस लिए जाते हैं। अरे वाह, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त बिल भुगतान के विषय में एक तकनीकी शब्द का प्रयोग हुआ है नोट्स में। कौन सा शब्द? लिखा है कि आईपीपीबी अब एनपीसीआई के बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म पर सीओयू के रूप में लाइव है। ये सीओयू क्या करता है? सीओयू या कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट को समझना बहुत आसान है। बीबीपीएस एक बहुत बड़ा केंद्रीय नेटवर्क है जहां सभी बिजली कंपनियां, गैस प्रदाता और टेलीकॉम कंपनियां जुड़ी हुई हैं। जब आईपीपीबी को सीओयू का दर्जा मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आईपीपीबी के पास इस केंद्रीय नेटवर्क से सीधे जुड़कर किसी भी ग्राहक का बिल प्राप्त करने यानी फेच करने और उसका भुगतान करने का आधिकारिक अधिकार है। अच्छा, तो इसी वजह से गैर आईपीपीबी ग्राहक भी डाकघर में नकद देकर अपने अपने मोबाइल, गैस, डीटीएच, बिजली या फास्टैग के बिल जमा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आपको आईपीपीबी का ग्राहक होने की जरूरत नहीं है बिल भरने के लिए। नकदी को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का एक बहुत ही सुचारू तरीका है, और जब पैसा पूरी तरह से डिजिटल हो जाता है तो फंड ट्रांसफर के कई रास्ते खुल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। नोट्स में IMPS जो 24/7 तत्काल ट्रांसफर है जी, NEFT जिसमें खाता नंबर और IFSC चाहिए होता है, और RTGS जो 2 लाख रुपए से ऊपर के बड़े लेन देन के लिए, इन सब का स्पष्ट उल्लेख है। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड बैंकिंग सुविधाएं हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तकनीक का वर्णन है जो प्रथम दृष्टया असंभव सी लगती है। वो क्या? असिस्टेड UPI। UPI का पूरा विचार ही स्मार्टफोन, एक मोबाइल एप्लीकेशन और सिम आधारित प्रमाणीकरण पर टिका है। बिना स्मार्टफोन या बिना किसी ऐप के भला UPI कैसे काम कर सकता है? असिस्टेड UPI वास्तव में आईपीपीबी की सबसे नवोन्मेषी पेशकशों में से एक है। यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है। अच्छा जी, जिसे माइक्रो ATM और CBS के जरिए प्रदान किया जा रहा है। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह काम करता है। आमतौर पर ग्राहकों को UPI ID बनाने के लिए ऐप डाउनलोड करना होता है, राइट? हाँ, हम सब फोन में ऐप डाउनलोड करते हैं। लेकिन आईपीपीबी में जब कोई नया खाता खुलता है तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी CBS पृष्ठभूमि में एक बैच प्रक्रिया चलाता है। बैच प्रक्रिया? हाँ, यह प्रक्रिया सिस्टम के स्तर पर स्वचालित रूप से उस ग्राहक का एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या VPA बना देती है। रुकिए, ग्राहक को खुद कुछ टाइप करके अपना VPN नहीं बनाना पड़ता? बिल्कुल नहीं, ये डिफ़ॉल्ट रूप से बन जाता है और खाता खुलने के दिन ही SMS के जरिए ग्राहक को बता दिया जाता है। वाह! अब जब ग्राहक को पैसे भेजने होते हैं तो वो ग्रामीण डाक सेवक के पास जाता है। डाक सेवक अपने माइक्रो ATM में उस ग्राहक का विवरण दर्ज करता है और ऐप पर पिन डालने के बजाय ग्राहक अपने फिंगरप्रिंट या मोबाइल पर आए OTP के जरिए लेन देन को प्रमाणित कर देता है। तो इस तरह डिजिटल साक्षरता न होने के बावजूद वो व्यक्ति UPI नेटवर्क की गति का लाभ उठा पाता है। बिल्कुल, यही तो वित्तीय समावेशन है। यह तकनीक का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल है जो सीधे सीधे जमीनी स्तर पर प्रभाव डालता है।
अब तक हमने धन भेजने और बिल चुकाने की बात की, लेकिन जब पैसा डिजिटल रूप से सुरक्षित है तो उसे बचाने और निवेश करने का विषय भी आता है। हाँ, और डाकघर तो दशकों से अपनी बचत योजनाओं के लिए ही जाना जाता है। डिजिटल युग में उन पारंपरिक योजनाओं को भी आईपीपीबी के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि खाता, पीपीएफ। जी, अब कोई भी व्यक्ति अपने सुकन्या समृद्धि खाते या एसएसए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, रेकरिंग डिपॉजिट आरडी और यहाँ तक कि पीएलआई या आरपीएलआई के प्रीमियम का भुगतान सीधे ऑनलाइन कर सकता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ कुछ ऐतिहासिक और सांख्यिकीय तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल। उदाहरण के लिए पीपीएफ योजना की शुरुआत वर्ष 1968 में राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा की गई थी। हाँ, ये साल याद रखना जरूरी है। वहीं रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी के नियमों के अनुसार खाते में 1 वर्ष पूरा होने के बाद जमा राशि के 50% तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध है। जी, 50% तक का लोन ले सकते हैं। इन आंकड़ों को याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन बचत खातों की बात करते हुए नोट्स में आईपीबी खाते का पीओएसए यानी पोस्ट ऑफिस बचत खाते के साथ लिंकेज का एक बहुत ही दिलचस्प नियम दिया गया है। आप स्वीप आउट सुविधा की बात कर रहे हैं? हाँ, स्वीप आउट। इसके अनुसार 2 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वचालित रूप से पोसा में ट्रांसफर हो जाती है। मैं बस ये सोच रहा था कि ये 2 लाख की ही सीमा क्यों रखी गई है? क्या ये कोई तकनीकी सीमा है या कोई विनियामक नियम? ये पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई का एक विनियामक नियम है। अच्छा, आरबीआई का नियम है। देखिए, पेमेंट्स बैंक का ढांचा पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों से अलग होता है। पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। इसलिए उनके पास जोखिम लेने की क्षमता सीमित होती है। इसी जोखिम को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने नियम बनाया है कि किसी भी पेमेंट्स बैंक खाते में दिन के अंत में 2 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस नहीं हो सकता। तो दिन के अंत में 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ग्राहकों को असुविधा ना हो, इसके लिए आईपीपीबी ने ये स्वीप आउट तंत्र विकसित किया। मतलब जैसे ही खाते में राशि 2 लाख के पार जाती है तो अतिरिक्त पैसा अपने आप लिंक किए गए पोस्ट ऑफिस बचत खाते में चला जाता है, जहां ऐसी कोई अधिकतम सीमा है ही नहीं। ये तो एक बहुत ही स्मार्ट वर्क अराउंड है। बचत के साथ साथ ग्राहकों को कार्ड की सुविधा भी दी जाती है। हाँ, कार्ड्स भी हैं। आईपीपीबी का जो क्यूआर कार्ड है वो बहुत चर्चा में रहता है। नोट्स में लिखा है कि इस कार्ड में पिन की आवश्यकता ही नहीं होती। जी, बिल्कुल नहीं होती। शुरुआत में ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये तो मतलब बहुत असुरक्षित होगा। यदि कार्ड गिर गया तो कोई भी खाते से पैसे निकाल देगा। लेकिन अगर हम इसकी कार्यप्रणाली को गहराई से देखें तो ये पारंपरिक डेबिट कार्ड से भी अधिक सुरक्षित प्रतीत होता है। आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला है। पारंपरिक डेबिट कार्ड, आप क्या जानते हैं, यानी आपके पिन, इस सिद्धांत पर काम करते हैं। हाँ, अगर किसी ने मेरा पिन देख लिया तो कार्ड चोरी होने पर वो आराम से पैसे निकाल सकता है। लेकिन आईपीपीबी का क्यूआर कार्ड आपके पास क्या है और आप क्या हैं के सिद्धांत पर काम करता है। आप क्या हैं मतलब बायोमेट्रिक्स? बिल्कुल। इसमें कोई पिन नहीं होता। जब भी इस कार्ड को स्कैन किया जाता है तो लेन देन पूरा करने के लिए एक ओटीपी जो केवल पंजीकृत मोबाइल पर आता है जी, और ओवीडी यानी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट सत्यापन की आवश्यकता होती है। यानी अगर कार्ड खो भी जाए तो बिना उस व्यक्ति के मोबाइल फोन और ओवीडी सत्यापन के वो कागज के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। वाह, ये सुरक्षा को देखने का एक पूरी तरह से नया नजरिया है। इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइटों पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए रुपे वर्चुअल डेबिट कार्ड की सुविधा भी मौजूद है। हाँ, जो ऐप के अंदर ही जनरेट होता है। जी, ये कोई प्लास्टिक कार्ड नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राहक सुरक्षा के लिहाज से खुद अपनी लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन लिमिट तय कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, निवेश और भुगतान के साथ साथ वित्तीय नियोजन का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ होता है बीमा। हाँ, बीमा। आईपीपीबी ने इसके लिए भी व्यापक व्यवस्था की है। वे टर्म इंश्योरेंस प्रदान करते हैं, जैसे कि बजाज अलियांस लाइफ स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल, जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम का विकल्प भी मौजूद है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम मतलब यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक जीवित रहता है तो चुकाया गया सारा प्रीमियम वापस मिल जाता है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा समाज के हर वर्ग तक बीमा पहुंचाने के लिए जो पारंपरिक समूह बीमा योजना है, पीएमजेजेबीवाई यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वो भी उपलब्ध है।
और वरिष्ठ नागरिकों या पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी सेवा का जिक्र है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। हाँ, जिसे जीवन प्रमाण कहते हैं। जी, पेंशन जारी रखने के लिए यह प्रमाण देना अनिवार्य होता है और डाकिया घर बैठे से जनरेट कर सकता है, जिसका शुल्क मात्र 70 रुपये रखा गया है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। बिल्कुल। इसके अलावा सहायता के लिए 13 भाषाओं में टोल फ्री फोन बैंकिंग भी है, जिसका नंबर है 155299। जी, ये सभी आधुनिक सुविधाएं वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल है। लेकिन आज हम जिस डिजिटल गति से पैसे भेज रहे हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। हाँ, वो तो है। इन डिजिटल पेमेंट्स के उदय से पहले, मतलब दशकों तक, सुरक्षित रूप से पैसे भेजने का एक बहुत ही पारंपरिक, भौतिक और विश्वसनीय तरीका हुआ करता था। आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी आईपीओ की बात कर रहे हैं? हाँ, एलडीसी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए आईपीओ के नियमों को समझना और याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। भारतीय पोस्टल ऑर्डर वास्तव में वित्तीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। जब हम इसके मूल्य वर्ग या डिनोमिनेशंस की बात करते हैं, तो परीक्षा के लिए ये याद रखना आवश्यक है कि ये 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के 8 अलग-अलग मूल्य वर्ग में उपलब्ध होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ है, मतलब ई-आईपीओ, उसका मूल्य केवल 10 रुपए निर्धारित है। इसके कमीशन का ढांचा बहुत ही स्पष्ट है, जिसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक-एक पैटर्न समझना है। कैसा पैटर्न? देखिए, 10 रुपए तक के आईपीओ पर 1 रुपए का कमीशन, 20 रुपए के आईपीओ पर 2 रुपए, 50 रुपए के आईपीओ पर 5 रुपए और 100 रुपए के आईपीओ पर 10 रुपए का कमीशन लगता है। ये तो बहुत आसान है याद रखना। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही पेचीदा टिकट चिपकाने का नियम या स्टैंप रूल दिया गया है। हाँ, वो थोड़ा ट्रिकी है। ये नियम कहता है कि टूटी फूटी राशि पूरी करने के लिए अधिकतम 4 अप्रयुक्त डाक टिकट चिपकाए जा सकते हैं, जिनका कुल मूल्य 9 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो चलिए इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। जरूर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सटीक 106 रुपए भेजने हैं। ठीक है। तो क्या वो व्यक्ति 100 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर खरीदकर उस पर 6 रुपए मूल्य के डाक टिकट चिपकाकर उसे 106 रुपए का बना सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक प्रश्न है और यहीं पर कई उम्मीदवार परीक्षा में गलती कर बैठते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, क्यों नहीं? नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि डाक टिकट चिपकाने के बाद भी उस एक पोस्टल ऑर्डर का कुल मूल्य 100 रुपए से अधिक नहीं हो सकता। ओहो। क्योंकि आईपीओ का अधिकतम मूल्य वर्ग ही 100 रुपए है। 106 रुपए भेजने के लिए उस व्यक्ति को 100 रुपए का एक आईपीओ लेना होगा और बचे हुए 6 रुपए के लिए शायद 5 रुपए का एक और आईपीओ लेकर उस पर 1 रुपए का टिकट चिपकाना होगा। वाह, यही वो बारीकियां हैं जो एलडीसीए परीक्षा में, मतलब नकारात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग से बचाती हैं। बिल्कुल। इस यांत्रिकी को समझना वाकई जरूरी है। वैधता के विषय में भी कुछ कड़े नियम हैं इसमें। एक आईपीओ जारी करने के महीने के आखिरी दिन से 24 महीने तक वैध होता है। यदि ये अवधि समाप्त हो जाए तो दूसरा कमीशन देकर इसकी वैधता को 36 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। सही है। और यदि किसी को उस आईपीओ को बैंक खाते के बजाय सीधे नकद में भुनाना हो, अर्थात उसकी क्रॉसिंग रद्द करनी हो, तो क्या प्रक्रिया है? देखिए, यदि किसी पोस्टल ऑर्डर पर क्रॉसिंग की गई है, यानी वो 2 समानांतर रेखाएं, हाँ, तो उसका भुगतान केवल बैंक के माध्यम से होगा। लेकिन यदि प्रेषक इस क्रॉसिंग को रद्द करना चाहता है, तो उसे उन रेखाओं के बीच या ऊपर स्पष्ट रूप से लिखना होगा, कृपया नकद में भुगतान करें या प्लीज पे इन कैश। हाँ। और अपने हस्ताक्षर करने होंगे। अच्छा, बस इतना ही? हाँ। इसके अलावा सुरक्षा के नजरिए से यदि कोई आईपीओ गुम हो जाता है, तो जारी करने के महीने के आखिरी दिन से 12 महीने के भीतर पूछताछ की जा सकती है। 12 महीने का समय तो एक प्रशासनिक जांच के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आईपीओ कटा फटा या बुरी तरह से विरूपित है, तो डाकघर भुगतान से इनकार कर सकता है। हाँ, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करना मुश्किल हो जाता होगा। एग्जैक्टली। ये सारी जानकारी एलडीसी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि हमने बहुत सारे सांख्यिकीय और तथ्यात्मक आंकड़ों पर चर्चा की है, तो क्यों ना इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए एक छोटा सा रैपिड फायर क्विज आयोजित किया जाए। अरे, ये तो एक बेहतरीन विचार है। मैं स्रोत सामग्री से सीधे 3 तथ्यात्मक प्रश्न पूछूंगा, जिससे उम्मीदवारों को ये जांचने का मौका मिलेगा कि उन्हें कितना याद है। बिल्कुल।
परीक्षा के दबाव में अक्सर सटीक आंकड़े ही दिमाग से फिसल जाते हैं। आप प्रश्न पूछिए। तो पहला प्रश्न, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर या डीएमटी लेनदेन के लिए जो 1% शुल्क लगता है, उसके तहत न्यूनतम सेवा शुल्क क्या निर्धारित किया गया है? इसका उत्तर है 10 रुपए, और इसमें लागू जीएसटी और सेस भी शामिल हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न जो हमारे मार्ग नियोजन से जुड़ा था, डोर स्टेप बैंकिंग के लिए बुकिंग का समय और स्लॉट क्या है? बुकिंग के लिए दिन की सीमा T+2 से लेकर T+10 दिनों तक की है, और घर पर सेवा प्रदान करने का समय स्लॉट सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच निर्धारित है। परफेक्ट। और तीसरा व अंतिम प्रश्न जो हमारे थॉट एक्सपेरिमेंट से जुड़ा था, भारतीय पोस्टल ऑर्डर में टूटी फूटी राशि पूरी करने के लिए अधिकतम कितने रुपए मूल्य के कितने डाक टिकट चिपकाए जा सकते हैं? अधिकतम 4 अप्रयुक्त डाक टिकट चिपकाए जा सकते हैं, और उन चारों टिकटों का कुल मूल्य 9 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, बशर्ते कुल राशि 100 रुपए पार न करे। क्या बात है। देखिए, LDCE जैसी विभागीय परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। वहाँ विकल्प बहुत ही भ्रमित करने वाले बनाए जाते हैं। हाँ, जैसे T+1 से T+5 दे देंगे या अधिकतम 5 टिकट लिख देंगे। तभी आप आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर चुन सकते हैं। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स इसी सटीकता और गहराई के लिए तो जाने जाते हैं। एकदम सही बात है। आज हमने देखा कि कैसे डाकघर की व्यवस्था कागजी दस्तावेजों और भौतिक नकदी के दौर से निकलकर असिस्टेड यूपीआई, स्वीप आउट खातों और डोर स्टेप बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पूरी तरह डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है। जी। चर्चा का समापन करते हुए मैं एक विचार छोड़ के जाना चाहता हूँ। डाकघर का सफर सदियों पहले राजाओं के संदेशों और कागजी चिट्ठियों को घोड़ों पर ढोने से शुरू हुआ था। बिल्कुल, बहुत लंबा सफर रहा है। हाँ, और आज वही व्यवस्था लोगों की संपूर्ण डिजिटल वित्तीय पहचान को एक ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से उनके दरवाजे तक ला रही है। ये अपने आप में क्रांति है। जरा सोचिए, जिस गति से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और तकनीक बदल रही है, 2030 या 35 तक हमारे डाकिये की भूमिका और कितनी उन्नत हो जाएगी। गहरा और सटीक दृष्टिकोण है। इस विषय पर विश्लेषण करना मेरे लिए भी बहुत ही सुखद अनुभव रहा। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। जी। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पोस्टल ज्ञान क्लासेस। पोस्टल ज्ञान क्लासेस लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।